जादुई बोलने वाला रेडियो। एक बार राहुल नाम का एक लड़का अपनी मम्मी के साथ कानपुर शहर में रहता था। राहुल के पापा के गुजर जाने के बाद राहुल की मम्मी ही उनका रहन सहन करती थी। उसके पापा की पेंशन से ही उनका घर चलता था। राहुल के घर में एक छोटा सा बगीचा था जिसमें वो हमेशा पेड़ पौधों को पानी दिया करता था। उसे पेड़ पौधों से बहुत लगाव था। राहुल अपनी मम्मी की मदद करना चाहता था। एक दिन वो अपने बगीचे में पौधों को पानी देते हुए सोच रहा था, मुझे कुछ अपना काम शुरू करना चाहिए। क्यों ना मैं एक फास्ट फूड का स्टॉल ही लगा लूं? इसमें पैसे भी कम लगते हैं और मैं इससे अपनी मम्मी की मदद भी कर सकता हूँ। राहुल ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे। उन पैसों से वो फास्ट फूड का स्टॉल लगाने के बारे में सोचता है। अगले ही दिन ये बात वो अपनी मम्मी को बताता है। तभी उसकी मम्मी उससे कहती है, बेटा, पर तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मम्मी, आप फिक्र ना करो, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं। उन पैसों से ही मैं फास्ट फूड बेचने का काम शुरू करूँगा। अपने काम पर जाने से पहले राहुल अपनी मम्मी के पास आता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। मम्मी, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरा फास्ट फूड का काम बहुत चले। मगर जैसा राहुल ने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसके फास्ट फूड के स्टॉल पर गिने चुने ही लोग आते थे। उससे वो ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। ये देखकर वो बहुत निराश रहने लगा। वो भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान, मुझे अपनी मम्मी को एक अच्छी जिंदगी देनी है। मेरा फास्ट फूड का काम बस अच्छे से चलने लगे। एक दिन राहुल अपने बगीचे में नए पौधों के लिए जमीन खोद रहा था। तभी अचानक से उसे जमीन पर एक ठोस सी चीज दिखाई दी। वो उसे फटाफट से निकालता है। निकालते ही वो एक बड़ा सा बॉक्स देखता है। जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है, उसमें एक रेडियो मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर रेडियो है। चलो इसे मैं चला कर देखता हूँ। क्या पता चलता भी है या नहीं। राहुल जैसे ही उस रेडियो को ऑन करता है, उस रेडियो में से आवाज आती है, मैं एक जादुई रेडियो। अरे अरे, मैं कोई सपना देख रहा हूँ या तुम सही में बोल सकते हो? हाँ, मैं सच में बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई रेडियो हूँ। अगर तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। क्या ऐसा सच में होगा? हाँ, मगर ध्यान रहे, अगर गलती से मैं गिरा या टूटा तो मुझ में से जादुई शक्ति चली जाएगी और मैं एक आम रेडियो बन जाऊंगा। राहुल ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, चलो मैं इस रेडियो से अपनी मम्मी के लिए कुछ मांग कर देखता हूँ। ऐ जादुई रेडियो, मुझे मेरी मम्मी के लिए सुंदर सा गले का हार दे। तभी उसके सामने चमचमाता सोने का हार आ जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो जादुई रेडियो वाली बात अपनी मम्मी को नहीं बताता और वो सोने का हार अपनी मम्मी को दे देता है। सोने का हार देखकर उसकी मम्मी चौंक जाती है और उससे पूछती है, अरे बेटा, इतना महंगा हार तू कहाँ से लाया? मम्मी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, बस उन्हीं पैसों से मैं लाया हूँ। फिर उसकी मम्मी वो हार रख लेती है। राहुल जब अपना फास्ट फूड का स्टॉल मार्केट में लगाता है तो वो अपने साथ जादुई रेडियो भी ले आता है। तभी वो जादुई रेडियो से कहता है, ऐ जादुई रेडियो, मेरी फास्ट फूड के स्टॉल के सामने लोगों की भीड़ लग जाए। तभी उसके सामने फास्ट फूड लेने वालों की भीड़ लग जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वो रोज रोज ऐसा ही करने लगा। ऐसा करते करते उसकी आमदनी भी अच्छी होने लगी, तो वो अपने लिए एक नई दुकान और एक नया घर भी खरीद लेता है। उसकी दुकान पर अब दूर दूर से लोग आने लगे थे।
उसकी तरक्की देखकर उसके मोहल्ले वाले भी उसके बारे में बातें करने लगे थे। अरे भाई, तुम्हें पता है राहुल ने तो अपनी फास्ट फूड की बड़ी दुकान और बड़ा घर भी खरीद लिया। और मैंने तो सुना है उसकी दुकान पर रोज लंबी कतार लगती रहती है। मुझे तो लगता है राहुल की लॉटरी लग गई है। एक दिन राहुल की मम्मी घर में सफाई कर रही थी। तभी गलती से उसकी मम्मी से जादुई रेडियो टूट जाता है। जब राहुल टूटा हुआ रेडियो देखता है, वो जोर जोर से रोने लगता है। राहुल को रोता देख उसकी मम्मी उससे पूछती है, बेटा मुझे माफ कर दो, लेकिन तू इस आम रेडियो के लिए इतना क्यों रो रहा है? इसे ठीक करा लेना। अरे नहीं मम्मी, ये कोई आम रेडियो नहीं था, ये जादुई रेडियो था। इसकी वजह से ही मैं इतने पैसे कमा रहा था। अब मेरा क्या होगा? बस तब से तो मानो राहुल का काम ठप पड़ गया। लोगों ने उसकी दुकान पर आना ही छोड़ दिया था। भाई, अब राहुल के फास्ट फूड में वो पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। राहुल ये देखकर बहुत परेशान रहने लगा और यहाँ तक कि उसकी दुकान बेचने तक की नौबत आ गई थी। एक दिन राहुल की मम्मी उसे समझाती है, बेटा हमें किसी चीज पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि वो एक जादुई रेडियो था, पर तू अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त कर। हाँ मम्मी, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अब से मैं अपनी मेहनत से ही लोगों का दिल जीतूंगा और सफलता प्राप्त करूंगा। बस फिर क्या, राहुल पूरी मेहनत और लगन से फास्ट फूड बनाने लगा और लोगों को भी अब फिर से उसका बनाया फास्ट फूड का स्वाद पसंद आने लगा। राहुल की दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी और वो फिर से पहले की तरह ज्यादा पैसे कमाने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी किसी चीज पर ज्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर हम अपनी लगन और मेहनत से अपना काम करेंगे तो सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। दूर एक छोटे से गांव में जग्गू नाम का धोबी रहता था, जिसकी एक बेटी थी रवीना। जग्गू बहुत ही गरीब था। वो लोगों के कपड़े धोकर और उनके कपड़े इस्त्री करके पैसे कमाया करता था। जग्गू के पड़ोस में गांव का सबसे अमीर व्यक्ति रहता था, कन्हैया, जिसका एक बेटा था। उसका नाम था सूरज। कन्हैया गैस सिलेंडर का बिजनेस करता था और कुछ गैस सिलेंडर छुपाकर चोरी से ब्लैक में बेचता था। एक दिन रवीना ने अपने पिता जग्गू से कहा, पिताजी सुनिए, दिवाली आ रही है, मुझे पटाखे दिला दीजिए ना। मेरे सभी दोस्तों के पास बहुत सारे पटाखे हैं, सिर्फ मैंने ही नहीं खरीदे। बेटी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। शाम को जब प्रेस के कपड़े वापस लौटाने जाएंगे, तब जो पैसे मिलेंगे उनसे शाम को पटाखे दिला दूंगा। जब शाम को जग्गू अपनी बेटी रवीना के पास पटाखे लेने जाता है और दामों का पता लगाता है, तो दुकानदार उसे दाम कुछ ज्यादा ही बताते हैं। तभी उसी के पास की दुकान पर कन्हैया अपने बेटे सूरज के साथ पटाखे खरीदने जाता है। जग्गू के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपनी बेटी से कहता है, बेटी, अभी दिवाली आने में 2 दिन बाकी है ना, मैं तुम्हें तब पटाखे दिला दूंगा। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, 2 दिन में पटाखों का दाम भी गिर जाएगा। नहीं पिताजी, ले दीजिए ना, मेरे सारे दोस्तों ने ले लिए हैं, बस मेरे पास ही नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे पिताजी तुम्हें पटाखे क्यों नहीं दिला रहे हैं। अपने आप को होशियार समझता है। दिवाली से 2 दिन पहले पटाखों को सस्ते में खरीदने के विचार में। क्यों जग्गू, दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे आकर ले लेना, और भी सस्ते में मिलेंगे। अरे कन्हैया जी, अब हम गरीबों का दुखड़ा अब किसे सुनाएं? आपको क्या पता हमें हमारे बच्चों की इच्छा पूरी न करने पर कितना खराब महसूस होता है। ऐसी बात ना करें, ये सब आपको शोभा नहीं देता। क्यों रे, ज्यादा आवाज उठने लगी है? ज्यादा जबान लड़ाता है। सिलेंडर लिया है ना, उसके पैसे भरो, वरना अगली बार से सिलेंडर बंद। सिलेंडर के बदले आपके 6 महीने से कपड़े धो रहा हूँ और इस्त्री करके दे रहा हूँ, और यही तो बात हुई थी हमारे बीच। मेरे पास अभी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए है, यह भी ले लो।
इसके बाद से मैं तुमसे कभी सिलेंडर नहीं लूंगा। जा देखता हूँ मेरे सिवा तेरे को इस गांव में कौन सिलेंडर देता है। अब चूल्हे चौके पर खाना बनाना। और हाँ, 100 रुपए में हिसाब बराबर नहीं हुआ है, अभी भी 600 रुपए बाकी है। जाओ, इस पर तुम्हारे लिए दिवाली नहीं है, जाओ जाओ। कन्हैया उनका अपमान करता है और सूरज और कन्हैया दोनों मिलकर जग्गू और रवीना पर हंसते हैं। रवीना और जग्गू वहाँ से उदास होकर मुंह लटकाए चले जाते हैं। एक दिन जब रवीना अकेले जंगल में से लकड़ियाँ काटकर ला रही थी, तभी रास्ते में एक बुढ़िया प्रकट हुई। अरे बेटी, इतने घने जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो? तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए। मैं अपने पिताजी के लिए लकड़ियाँ लेने आई हूँ, जिससे वो आज रात का खाना बना पाएंगे। बेटी बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तुम बहुत ही उदास लग रही हो। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें ला कर दूंगी। रवीना बुढ़िया को पटाखे की सारी कहानी बताती है और रोने लगती है। तभी अचानक से उजाला होता है और वो बुढ़िया स्वयं लक्ष्मी का रूप ले लेती है। त्योहार पर मुझे सब याद करते हैं, सब चाहते हैं मैं सबके घर जाऊं, पर इंसानियत का किसी को भी ध्यान नहीं। पर तुम्हारा साफ मन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें इतने पटाखे दूंगी कि सारा गांव देखता ही रह जाएगा और वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। और आज से तुम्हारे घर में कभी खाने की कमी नहीं होगी। मैं आशीर्वाद देती हूँ। लक्ष्मी जी आंख बंद करके अपने हाथ हिलाती हैं और जादुई पटाखे वहाँ प्रकट हो जाते हैं। बेटी, ये लो जादुई पटाखे, ये कभी खत्म नहीं होंगे और ये रॉकेट पकड़ के तुम हवा में उड़ सकती हो। पर हाँ, कभी भी अपने स्वार्थ के लिए इसका गलत इस्तेमाल मत करना। रवीना वहाँ से सारे पटाखे इकट्ठे कर लेती है और अपने पिताजी को दिखाती है। शाम को दिवाली के समय जब सब पटाखे जला रहे होते हैं, तो कन्हैया भी अपने बेटे सूरज के साथ पटाखे जला रहा होता है। कुछ देर बाद सूरज के पटाखे खत्म होना शुरू हो जाते हैं, पर रवीना के अभी भी चल रहे होते हैं। ये सब देख कन्हैया बोलता है, अरे ये क्या है? ये लोग कब से पटाखे जला रहे हैं? हाँ पिताजी, मैंने देखा कि इनके घर पे 2 झोली भर के पटाखे रखे हैं और पटाखे खत्म ही नहीं हो रहे। कन्हैया सीधा जग्गू के पास जाता है और कहता है, क्यों जग्गू, झूठ बोलते शर्म नहीं आई तेरे को? मुझे देने वाले पैसे से तुम अपनी बेटी के लिए खूब सारे पटाखे खरीद रहे हो। अब एक काम करो, जो पैसे मेरे को देने थे ना, उसके बदले ये सारे पटाखे दे दो। कन्हैया रवीना के सारे पटाखे उठा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी रवीना उन्हें रोकर कहती है, नहीं कन्हैया जी, हमने आपसे झूठ नहीं कहा। ये पटाखे जादुई हैं। ये मुझे लक्ष्मी जी ने दिए हैं, इसीलिए खत्म ही नहीं हो रहे हैं। और रॉकेट को मत छूना, रॉकेट को छूने से रॉकेट आपको हवा में ले उड़ेगा। कन्हैया रवीना और जग्गू की बातों को अनदेखा कर पटाखे ले अपने बेटे सूरज के पास जाता है। जैसे ही सूरज उन पटाखों को जलाने की कोशिश करता है, पटाखे अपने आप हवा में जलकर सीधा कन्हैया के सिलेंडर के गोदाम में जाते हैं और उसके सारे सिलेंडर के गोदामों में विस्फोट होने लगता है और उसका घर भी जल जाता है। ये सब देखकर कन्हैया पटाखों को बचाने के लिए रॉकेट को हाथ में लेकर वहाँ से भागता है, तो रॉकेट उसे हवा में उड़ा ले जाता है और कन्हैया उस पर लटकते हुए अपनी जान बचाने एक तालाब में कूद जाता है। ये सब देखकर गांव वाले हंसने लगते हैं और कन्हैया उन सब के सामने एक हंसी का पात्र बन जाता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि हम किसी का अपमान करते हैं तो हमें सजा भी अवश्य मिलती है। जादुई केला। कमल के दुबले पतले होने का हर कोई मजाक उड़ाया करता था। सुनैना,
तुम अपने बेटे को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? माँ जी, सब कुछ खिला पिला कर देख लिया, दूध, मखाने, केले, सब कुछ, लेकिन इसके शरीर को तो कुछ लगता ही नहीं। ये बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है, वो भी इसी की तरह पतले दुबले थे। लेकिन दादी, सब लोग मुझे लकड़ी लकड़ी बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तुम दुबले पतले हो तो इसमें तेरी क्या गलती? उदास मत हो, जाकर खा ले। कमल अपनी दोस्त चमन के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ 2 और लड़के आ गए। ये बॉल हमारा है। नहीं नहीं, ये मेरा बॉल है, कल ही मेरे पापा ने मुझे दिलाया है। अब तक ये तेरा था, अब ये बॉल हमारा है। नहीं, मेरा है। अरे लकड़ी, तू हमसे लड़ेगा? चल कमल, यहाँ से चलते हैं, इन लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं है। नहीं, वो बॉल मेरा है। कमल चल यहाँ से, हम नया बॉल ले लेंगे, चलो यहाँ से। चमन कमल का हाथ पकड़ के उसे घर की ओर ले जाता है। लड़के उसे पीड़ित कर देते हैं। उन लोगों की बात सुनकर कमल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। निराश होकर कमल एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसका दोस्त चमन बोलता है, अरे कमल, बहुत देर हो चुकी है, हमें घर को चलना चाहिए, माँ इंतजार करती होगी। तुम जाओ, मैं कुछ देर और बैठूंगा यहाँ पर। ठीक है, तुम थोड़ी देर में आ जाना। चमन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कमल ने भी घर लौटने का सोचा। जब वो घर की तरफ आ रहा था, उसे एक केले का पेड़ दिखा जो तेज रोशनी से चमक रहा था। कमल उस पेड़ के पास जाता है। तभी अचानक पेड़ से एक आवाज आती है। कमल, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों दुखी हो, मैं तुम्हारी मदद ही करना चाहता हूँ। भला एक पेड़ मेरी मदद कैसे कर सकता है? और क्या भला एक पेड़ बोल भी सकता है? कमल, मैं सच में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? ये देखो, ये सब जादुई खेल है। तुम इनमें से कोई भी एक केला खा लो और फिर देखो क्या होता है। कमल ने जैसे ही एक केला तोड़ा और जब कमल ने उसको खाया तो उसका शरीर अपने आप बड़ा हो गया। उसका शरीर स्वस्थ हो गया और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगा। कमल बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। क्या अब तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो तो सही, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं काफी दिनों से बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम उस तालाब से मेरे लिए पानी ला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमल तालाब के पास जाता है और वहाँ से पानी भरकर ले आता है। उसने जैसे ही उस पेड़ को पानी दिया, पेड़ की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकली और कमल को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कमल, तुमने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। मैं काफी समय से प्यासा था। शुक्रिया दोस्त। कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर वहाँ आम केले का पेड़ बन गया। कमल जब घर आता है तो उसकी दादी और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कमल ने जादुई केले के बारे में उन्हें सब बताया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या एक पेड़ भी प्यासा हो सकता है? उसकी भी आत्मा होती है? हाँ बेटा, पेड़ों में भी आत्मा होती है। पेड़ों की अपनी भूख होती है, उसे भी हमारी तरह पानी और प्रकाश की जरूरत होती है। दादी माँ, आज से मैं अपने सभी पेड़ों में पानी डालूंगा, कोई भी पेड़ प्यासा नहीं रहेगा।